We are going to tell you about Harappa civilization. No, वैदिक civilization. हम लोग वैदिक के सभ्यता को आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वैदिक सभ्यता प्रारंभिक परीक्षा के भी सिलेबस में है और मुख्य परीक्षा के भी सिलेबस में। इसका अर्थ ये हुआ कि जीएस में भी आपको इस पे प्रश्न आते हैं और जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं उन्हें भी इस पे विस्तार से ध्यान देना होता है। हम लोग अपने क्लास में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इस विषय को यानी वैदिक सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कभी आप लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़ा है? क्या जानते हैं उसके बारे में? हम लोग का टॉपिक आज होगा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन। जैसा कि पूर्व में आप देख चुके हैं कि 1924 से पहले दुनिया इसी को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानती थी। 24 के बाद वैदिक से प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। दोनों सभ्यता में मूलभूत अंतर जो ये था कि वो नगरीय थी, ये ग्रामीण थी। ऐसा माना जाता है कि उसके निर्माता स्थानीय लोग थे और वैदिक सभ्यता के निर्माता बाहर से देश में आए। हालांकि ये भी विवाद का विषय है। अब ऐसी परिपाटी चल रही है कि आर्यों को भी देशी कहने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह विचारधारा अपने शैशवावस्था में है, अपने लड़कपन के काल में, अभी वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ। तो जो मान्य विचारधाराएं हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, हम उसी पर अपना क्लास आज का लेके चलेंगे। प्रयास हमारा ये होगा कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिवली जितना चीज़ हो वो सब के सब आपके पास जाए। साथ ही साथ उस ऑब्जेक्टिव में जो सब्जेक्टिव जा सकता है उसकी भी व्याख्या हम साथ साथ करते चले, ताकि अगर एक भी प्रश्न 150 में आपको आए तो आप उसको गलत ना करें, सही करें, और अगर ज़्यादा भी आए तो भी आप उसको सही करें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि इस सभ्यता की जानकारी का जो आधार है यानी स्रोत, वो हम लोग देखें। यानी कहाँ से पता चलता है कि ये सभ्यता के बारे में हम लोगों को वो जानना हम लोग के लिए अनिवार्य है। तो जहाँ तक स्रोत की बात है तो दो स्रोतों का हम लोग को अध्ययन करना है। एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो है वो पुरातात्विक स्रोत। लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये दो सोर्स से हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में हड़प्पा वैदिक सभ्यता के। अच्छा, सुबह में वहाँ हड़प्पा पढ़ा के आ रहे हैं तो दिमाग में लॉक हो गया है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में ये दो सोर्स है जो हम लोग को जानना है। इसमें अगर देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं।
सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो वैदिक टेक्स्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है। आपके कॉपी में लिखे भी होंगे और जो वीडियो बना है उसमें भी अवेलेबल है। हम सिर्फ वहाँ आपको मेमोराइज करा दे रहे हैं कि इस वैदिक टेक्स्ट में कौन कौन सा चीज़ आएगा। तो उसमें जो आपको चीज़ें पढ़नी है वो पहला ऋग्वेद पढ़ना है, दूसरा सामवेद यानी इससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है, तीसरा यजुर्वेद से भी हम लोग को जानकारी मिलती है, ठीक है, और चौथा अथर्ववेद से भी हम लोग को जानकारी मिलती है। इसका तो लिस्ट लेने का जरूरत नहीं है, लिख दे। पांचवा जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सब बताया हुआ है। इसके कौन ब्राह्मण ग्रंथ है बहुत विस्तार से मैंने बताया है। उसके बाद छठा में है अरण्यक है, और सातवां में जो है वो साहब उपनिषद। ये पूर्व में ही बता चुके, उपनिषद को वेदांत बोलते हैं, यहाँ वेद का अंत होता है। तो हम इस पर कोई आपसे बात नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में कर चुके हैं, ये समय की बर्बादी। ये टॉपिक ही हमने जो आपको शुरू किया है वो इसलिए कि हमको पुरातत्व इसमें डिटेल से पढ़ाना है। डिटेल का आवश्यकता इसलिए है कि कोई भी प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता के जानकारी का पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें अधिकांशतः जो होते हैं पोट्री। डू यू नो पोट्री? POTTR, उसको हिंदी में बोलते हैं मृद भांड, और गवई लैंग्वेज में उसको बोलेंगे बर्तन, ठीक है। तो आप तीनों शब्द जानिए, मृद भांड भी जानिए, पोट्री भी जानिए और बर्तन भी जानिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो प्राचीन सभ्यता की जितनी सारी चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं, वो अधिकांशतः, वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकांशतः, इसका मतलब कुछ और भी होगा, वो बर्तन से ही जानकारी प्राप्त होगी। तो इसलिए हम बर्तन के नाम पर उस पीरियड के सिविलाइजेशन का नामकरण करते हैं, और बर्तन का नामकरण जो करते हैं, मृदभांड का, पोट्री का जो नोमिनाइजेशंस करते हैं, उसमें उनके रंगों के आधार पर किस कलर के पोट्री, किस प्रकार के मृदभांड प्रयोग किए गए। बात समझ में आई? अब इसमें समझने की चीज जो है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन था, ऋग्वेद का कौन था, उत्तर वैदिक का कौन था, और मौर्य का। ये 4 पीरियड का मृदभांड आपको कंठस्थ करके अपने पास रखना है। क्यों? इसलिए कि प्रश्न इसी से आएगा। इससे इसलिए आएगा कि टफ सेक्शन से आमतौर पे सोर्सेज को पढ़ाने में इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। हमने भी सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाने में इसको नहीं बताया था, क्योंकि हम एक प्लानिंग के तहत चलते हैं कि इसको हमको कहाँ बताना है, वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक कल्चर में बताना। आप बात समझ रहे कि नहीं? तो हम दोहराव नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सीक्वेंस, एक क्रम आपके पास जाता रहे, उस क्रम से जो है वो आप सीखते रहें। इस चीज़ को हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। इस क्लास में जो एक्सप्लेन करने की हमारी लिए चीज़ होगी वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में जो वैदिक कल्चर का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो है पोट्री, मृदभांड, ठीक है। तो इसको हम 2 खंडों में बांटते हैं। जब भी वैदिक कल्चर को हम लोग पढ़ेंगे तो 2 खंडों में बांटकर कोई भी चीज। क्यों? क्योंकि इसका पीरियड में भी विवाद है, लेकिन आमतौर पे ये मान लिया गया है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक इसको हम लोग वैदिक काल बोलते हैं, और पुनः ये 1500 से लेकर के 500 ईस्वी ईसा पूर्व तक को 2 भाग में बांटते हैं। एक 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 या 600 ईसा पूर्व तक बोलते हैं। पहले को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, दूसरे को बोलते हैं
उत्तर वैदिक है। सवाल यह है कि क्यों ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए कि पहले काल की संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और बाकी जो काल है उससे जानकारी बाकी ये 2 से लेकर के 7 तक जो है उससे हम लोग को मिलती है। और दोनों के जीवन में यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक विश्वासों में अंतर पाया जाता है। तो है तो वैदिक कल्चर, है तो वैदिक सिविलाइजेशन, लेकिन इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली दोनों में एक तरह की चीज़ नहीं पाई जाती है, बल्कि 2 प्रारूप, 2 ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इस कारण से वैदिक सिविलाइजेशंस को हम लोग 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा जो है कोई कंफ्यूजन। तो इस नियम का अनुसरण करते हुए हम लोग पुरातत्व को भी ऋग्वैदिक पुरातत्व, और उत्तर वैदिक पुरातत्व में विभाजित करते हैं। उत्तर वैदिक पुरातत्व में विभाजित करते हैं। देखिए साहब, पढ़ाई प्यार का, अगर प्यार से पढ़ा जाए तो सभी चीजें याद होती जाती हैं। अगर दुश्मनी से पढ़ा जाए तो फिर आई हुई चीज भी वापस चली जाती है। इसलिए ये जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको बढ़िया प्यार से समझिए और एनालाइज कीजिए स्वयं को कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। हम अपने तरह से पढ़ा रहे हैं, आप इसको अपने तरह से समझिए। और अगर इस दोनों के तरह में अंतर पड़ता है तो इसका समाधान यहीं पर कीजिए कि इस तरह को पहले सुलझा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आती है? तो इसमें 3 तरह की चीज़ें आपको जाननी है। पहली चीज़ जो है वो है काला एवं लाल मृदा। काला एवं या लाल एवं काला भी कह सकते हैं, काला एवं लाल मृदा। रेड एंड ब्लैक बेयर, इसको शॉर्ट फॉर्म होगा RBW। जगह जगह किताबों में RBW ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हम सब समझाते हैं आपको, बताइए ना। दूसरा है गेरू वर्णी मृदा। गेरू वर्णी मृदा, इसको यहीं से बोलेंगे ऑचरे कलर पोर्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा OCP। और तीसरा है ताम्रपुंज। क्या है? ताम्रपुंज, इसको यहीं से बोलते हैं कॉपर होल्स। तो ये 3 जो पुरातत्व हैं वो ऋग्वेद के। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आता है चित्रित धूसर मृदा। चित्रित धूसर मृदा यानी पेंटेड ग्रेवेयर। इसका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे हम लोग PGW। और उसके बाद होता है उत्तरी काली पॉलिश मृदा। पॉलिश
इसका इंग्लिश होगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसको NBPW बोलते हैं। ठीक है सर, ये 5 चीज को जहन में बैठाइए और हमें बताइए कि आप इन शब्दों से पूर्व परिचित थे। यस सर। जानते थे? क्या जानते थे? ये सब पॉटरी विधि सब पे टाइमलाइन पता चलती है कौन से जमाने में किस तरह से लोग मेटल किस तरह से क्या उनकी लिविंग कंडीशन क्या उनकी कंडीशन किस तरह से मतलब वो खान पान वगैरह क्या था क्या उनका रहने का ढंग था स्ट्रक्चर क्या था पोटरिया से पता चल जाएगा। किस तरह के बदली इसके पूर्व में ये हम लोग वैदिक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, माने वैदिक आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं। वैदिक आर्कियोलॉजी से पहले जो था वो किस प्रकार का पोटरी इस्तेमाल होता था हड़प्पा काल में, और इस पीरियड के बाद कौन सा पोटरी इस्तेमाल होता था। तो हम लोग आते हैं इसके पहले, यानी ये जो इसका पहला वाला जो पीरियड है यानी हड़प्पा प्लस हड़प्पोत्तर। ठीक है, हड़प्पा के पतन के बाद डायरेक्ट तो वैदिक पीरियड नहीं आता है, बीच का जो पीरियड है उसको हड़प्पोत्तर बोलते हैं, यानी हड़प्पा के बाद या पतन का। इसमें लाल मृदभांड प्रयोग, क्या चीज? लाल मृदभांड यानी रेड वेयर। ठीक है, आर्डर। और उत्तर वैदिक काल के बाद का जो पीरियड है यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक, बात समझ में आ रही? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे काम हुए या घटनाएं घटी। ईरानियों का आक्रमण हुआ, यूनानियों का आक्रमण हुआ, इसके बाद जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, 16 महाजनपदों का अस्तित्व आया और मगध का उत्थान। और फिर इसके बाद मौर्यन पीरियड आता है। तो ये पूरा पीरियड और मौर्यन के आरंभ का जो ये है वो ये वाला जो बर्तन आप देख रहे हैं उत्तरी काली पॉलिश में ये कंटिन्यू कर जाएगा। कहाँ? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी सदी सॉरी 4थी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, ये पोट्री का पूरा हमने आपके सामने खाका रखा। अब हम आते हैं इसको इस ढंग से बताने के लिए कि पोट्री पर आपसे कभी भी कहीं पर प्रश्न पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उस खुदाई में जो बर्तन मिला वो बर्तन लाल रंग का था, लेकिन उसमें एक अंतर था कि उसके निचले वाले भाग को काले से लेप कर दिया गया। तो ये लेप जो किया गया था वो किस लिए? इसलिए किया गया था कि बार बार चूल्हे पर चढ़ाने के पश्चात वो कालिक नुमा हो जाया करता था। तो उससे बचने के लिए जो है रहा रेडी वेयर, लेकिन उसका निचला भाग जो है वो काले रंग से पोत दिया जाता था ताकि वो हमेशा जो है वो ठीक रहे, गंदा ना हो। तो ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे पुस्तक में ये बात नहीं स्पष्ट की गई है, तो स्टूडेंट्स जो है उसको भी लाल एवं काला मृदभांड मान लेता है, जो गलत है। बल्कि हड़प्पा सभ्यता में अगर पूछा जाए कि लाल मृदभांड किसका परिचायक है तो हड़प्पा सभ्यता का।
और हड़प्पा सभ्यता का ही नहीं है, हड़प्पा का पूर्व का जो सभ्यता है, यानी प्राग हड़प्पा सभ्यता या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो मेहरगढ़ में पाया गया है। मेहरगढ़ वो बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ से हमारे देश में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ था। वहाँ पर्वतों पे विस्तार की संभावना नहीं रह गई थी, इसलिए वो लोग वहाँ से उतर करके मेहरगढ़ से सिंध और पंजाब के क्षेत्र में बसने लगे। तो ये जो रेड वेयर था ये उस समय से इस्तेमाल हो रहा था। और कब तक इस्तेमाल हुआ? तो हड़प्पोत्तर काल, यानी पोस्ट हड़प्पा पीरियड। ये समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कंफ्यूजन कहाँ है? वैदिक पीरियड में, जिसको हम लेकर के चलते हैं। तो इसमें जो ये वाला पीरियड है काला एवं लाल मृतभांड, तो हड़प्पा वैदिक सभ्यता यानी ऋग वैदिक का जो इलाका है, जो थोड़ा देर बाद पढ़ाएंगे, जिसको सप्त सैंधवा क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर ये इस काल का है, कौन? काला एवं लाल मृतभांड, तो यही तय नहीं हुआ है इसमें कि ये इस काल का है, और यही विवाद का कारण है। इसलिए बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता या हिस्टोरियन काले एवं लाल मृतभांड को हड़प्पाई मृतभांड मानते हैं। जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, तो इसी वजह से। तो काला एवं लाल मृतभांड एक वो हुआ जिसमें लाल पे काले की पोताई कर दिया नीचे में, वो दूसरा हो गया। ये स्पेशली काला एवं लाल मृतभांड, इसका ऊपरी भाग काला होता था और नीचे वाला भाग लाल होता था, और इसमें अनाज रखा जाता था। ये खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो दोनों में, हड़प्पाई और वैदिक में, ये डिफरेंस है। अब ऐसी परिस्थिति में काल के आधार पर भी और जो सप्त सैंधवा क्षेत्र प्राप्त हुआ है, वहां से इसका ना मिलना भी एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि काला एवं लाल मृतभांड संस्कृति ऋग वैदिक संस्कृति का भाग नहीं। यानी इससे जो है कोई जानकारी हमको ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में नहीं मिली। जहां पर ये काला एवं लाल मृतभांड पाया गया है, जहां पर ये काला एवं लाल मृतभांड पाया गया है, वो प्रारंभिक आर्यों के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं। प्रारंभिक आर्यों का विस्तार क्षेत्र सप्त सैंधवा क्षेत्र था, और ये जो मृतभांड पाया गया है, ये मृतभांड गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में पाया गया। तब फिर हम इसको क्यों माने? एक बहुत बड़ा प्रश्न। तो इसको ऋग वैदिक काल के मानने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जो दशराज युद्ध हुआ था रावी यानी कृष्णी नदी के तट पर, तो उसमें 10 जनों ने भारत के विरुद्ध युद्ध किया। तो एक्चुअली में 10 ही जन नहीं थे। हम लोग पढ़ने के क्रम में बोल देते हैं 10 जन, ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन सही भी है, लेकिन वो 30 जन थे। तो 30 बोल देते, 10 ही क्यों बोले? हर का जवाब 10 एक साथ लड़े, बाकी 20 अलग अलग लड़े। तो इसलिए दशराज युद्ध में 10 जन। लेकिन यदि भरतों के साथ युद्ध हुआ तो 30 जनों ने युद्ध किया, 20 ने अलग अलग युद्ध किया। उसी में अज, चिक्षु और नजु, ये 3 ऐसे कबीले थे, ये जन थे जो गंगा जमुना दोआब में निवास करते थे, और उनके द्वारा ये पोट्री इस्तेमाल की जाती है, काला एवं लाल मृत। इसलिए ये ऋग वैदिक निर्माण। आप समझे सर? कितना अच्छा लगा। बोलते हैं वैसे पढ़ाइए सर। अब किसी को हमको पढ़ाना होता है, दट 5 को लिखते, दैट इज एविडेंस ऑफ आर्कियोलॉजी इन वैदिक पीरियड। खत्म हो गया, समझ गए? पढ़ाई खत्म हो गई। तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स सब्जेक्ट नहीं बना। अब आप चाहते हैं कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स सब्जेक्ट भी बने और जल्दी भी, तो दोनों तो होएगा नहीं।
अब वो वाला है कि रटिए रखे घर पर, अभी आपको जीवन में कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका मामला यही सफाचट हो गया। अभी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो उसको टिक मार सकते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आइए गेरुवर्णी निर्माण। गेरुवर्णी का मतलब, गेरु का मतलब होता है लाल, गेरु का मतलब होता है, लेकिन वो लाल नहीं, गेरुआ वस्त्र देखे हैं ना, तो वो थोड़ा लाल से डिफर होता है, उसी को गेरुवर्णी मृदभांड बोलते हैं। और कलपोटी। ताम्र पुंज का मतलब तांबे का ढेर, जहां पर तांबे बना, ये हल्का फुल्का लगता है कि रिंग वैली का है। हल्का फुल्का इसलिए क्यों? क्योंकि कुछ सर्प संधवा के अंदर के क्षेत्रों में ये पाया गया है इसे, और अल्प मात्रा में, तो उससे ये कहते हैं कि ये तो प्रवासी के रूप में आज लोग आए थे, अपने अंतिम समय में ये सब चीजों का इस्तेमाल करने लगे, वरना इसका भी अधिकांश जो अवशेष मिला है वो गंगा जमुना द्वारा इस, और ये काल के हिसाब से रिंग वैदिक पीरियड के दोनों, गेरुवर्णी मृदभांड भी और ताम्र पुंज, ये काल के हिसाब से इसमें विवाद है कि ये हड़प्पाई काल के भी हो सकते हैं। जो रेडियोडेटिक सिस्टम से जो मिला है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के मिले हैं, तो कुछ जो है हड़प्पाई काल के हैं, तो इसमें कुछ विवाद पैदा हो गया। लेकिन ये दोनों गेरुवर्णी मृदभांड और ताम्र पुंज कॉपर होर्स पूरा का पूरा जो है रिंग वैदिक पीरियड से मेल खाता है, रिंग वैदिक पीरियड से मेल खाता है। लेकिन रिंग वैदिक विस्तार क्षेत्र के कुछ ही क्षेत्रों में ये मिला है, सप्त सर्वा के क्षेत्र में, बाकी अधिकांश ये गंगा जमुना के द्वार में मिला। तो इन सारे विश्लेषणों से, विवरणों से ये बात साबित हो गई कि रिंग वेद का पुरातत्व काफी कमजोर है, यानी रिंग वेद के पुरातत्व से हमें बहुत जानकारी नहीं मिलती है, ये काफी क्या है, कमजोर। ये क्यों कमजोर है, ये सवाल है आपका, और उसका जवाब बिना इसके जाने हुए आप कमजोर नहीं कर सकते। अब बात समझ में आई। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल का पुरातत्व। तो इसमें चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, ये तिथि के हिसाब से और उपलब्धि के हिसाब से उन्हीं क्षेत्रों में पाया गया है जिन क्षेत्रों में आर्यों ने आकर के निवास किया। और ये जो था उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, ये भी उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जहां जहां पर आक्रमण किया उस जगह पर पूर्व से ही ये बर्तन इस्तेमाल हो रहा है, और जब आर वहां पहुंच गए तो उन लोगों ने भी इस बर्तन का, यानी NBPW का, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का इस्तेमाल करने लगे। तो तिथि और क्षेत्र दोनों के हिसाब से जो है वो NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, और चित्रित धूसर मृदभांड, ये दोनों संस्कृतियां वैदिक काल की। जब 6वीं शताब्दी से आगे का पीरियड आया तो ये बर्तन जो है बनना बंद हो गया, और ये उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड मौर्यन पीरियड तक चला गया। इसीलिए किसी किसी बुक में उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड को मौर्यन मृदभांड भी बोला जाता है। सर, अगर सवाल आएगा हमारे पास तो किस पे करेंगे? इतना समझा देने के बाद आपको कौन सा सवाल आएगा कि आप नहीं लिखे? इस बारे में ऐसे कहा कि मॉडर्न पीरियड, दोनों बातें हमने बता दी। फिर अगर खाली मॉडर्न पीरियड का आएगा तो आप NBPW लिखिएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत यहाँ हुई, लेकिन उन लोगों ने भी इस्तेमाल किया। सिंपल सी बात है। अगर ऑप्शन दोनों ऋग्वेदिक भी दोनों मॉडर्न भी हो सकते हैं। हाँ, इस पे टिक। अब देखिए, इसमें मेरा जवाब ये है कि पहले क्वेश्चन लाइए वैसा, तब इतना मूर्ख क्या समझ रहे हैं? 12 साल से ये सब झमेला चलते हुए आ रहे हैं। तो ये साहब, आप हमने ईमानदारी पूर्वक आपको सोर्सेज ऑफ वैदिक पीरियड को हमने बताया। क्लियर? अब देखिए, इसको फोटो खींचिएगा, लिखिए। हैं क्या चीज? तो छोड़ दिए। तो
लिखिएगा तो फोटो खींचिए, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूँकि एक ही क्लास में ख़त्म करना है। शाहिद खान, खालिद खान लोग बहुत बदमाश होता है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। इसको एरोप्लेन मोड में कर दो, आगे नहीं करें। तो ये हुआ साहब, तो इसको लिखिएगा या आगे बढ़े, फिर बाद में शिकवा शिकायत मत कीजिए, बढ़ा देते हैं, मिटा देते हैं। अरे मैडम, आप उनको पढ़ाने दीजिए, चैप्टर खत्म हो जाए तब शिकवा शिकायत कीजिए, पहले नहीं। हम इस सेक्शन में हम सफल रह के नहीं आते, आप समझे कि नहीं, अभी तो इब्तदाई इश्क है। देखिए आगे क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आगे बढ़ता है। अब देखिए दूसरा जो चीज़ हमको पढ़ाना है, दूसरी चीज़ जो पढ़ानी है हमको, वो है सबसे पहले हु वेयर आर एवर्स, आज कौन थे, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का है कि आज कौन। ये रेड कलर वाला समझ में आ रहा है आपको? ऊपर जो हेडिंग लिख रहे हैं, ये जो ऊपर हेडिंग हमने लिखा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है दूर से? गुड। अब देखिए साहब, हु वेयर आर्यन माने आज कौन, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इसलिए पढ़ रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य, ये माना जाता है। और आज कौन थे, कहाँ के निवासी थे, इसके बारे में हम लोग को क्लास में जानना है, ठीक है? तो आज कौन थे, हु वेयर आर्य, इसके जानकारी का जो आधार है ना, जो बेस है, वो दो है। एक बेस जो है वो जाति है, यानी कास्ट, और दूसरा है भाषा, यानी लैंग्वेज, ठीक है? जाति के आधार पर आर्यों का निर्धारण तिनका ने किया, और भाषा के आधार पर आर्यों का निर्धारण एफ मैक्स मुलर ने किया। अब ये क्या है, ये पहले हम लोग समझते हैं, है कि नहीं? तो जहां तक जाति और भाषा के का सवाल है कि सर यह क्यों शब्द बोली, सीधा सीधी बोल देते कि आज ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, मामला खत्म हो जाता है। ज़्यादा अच्छा होता कि ब्राह्मण बोल देते, इसलिए भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि साहब आज लोग बाहर से आए थे, अब ब्राह्मण बोल रहे कि नहीं हम यहीं के मूल निवासी थे। एनसीईआरटी के बुक में इसको शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो आपको इतना बुद्धि नहीं है, बूढ़ा हो गए, समझ में नहीं आता है कि ब्राह्मण लोग थे, टीवी भी देख के अकल उकल नहीं आया है आपको। इसके बावजूद भी आप जाति पाति पर आ गए, भाषा पे आ गए। इसका जवाब ये है कि आज कौन थे, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहाँ के थे, किधर के थे। सवाल ये होता है कि वो इंडियन थे या नॉन इंडियन थे, इसका जवाब हमें चाहिए। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए दो चीजों से जानकारी मिलती है। एक अगर उनकी जाति को देखें तब, और दूसरा उनकी भाषा को देखें तब। अब देखिए, जिस समय में हम लोग खड़े हैं उस समय में
वर्ल्ड की कोई भी जाति प्योर नहीं रही और वर्ल्ड की कोई भी भाषा प्योर नहीं रही। जाति में प्यूरिटी अगर था वैश्विक स्तर पर तो सिर्फ एक के पास, और वो थे ज्यूस, यहूदी। और भाषा में सबसे ज्यादा प्यूरिटी जो मानी जाती थी हाल फिलहाल होता वो था सेमेटिक, जो यहूदी लोग बोलता था, यानी सामी जुबान, हिब्रू। अभी जो नवीन अनुसंधान हुए हैं उसमें सेमेटिक लैंग्वेज भी प्योर नहीं रह गया, उसमें बहुत सारे शब्द जो है वो मिल गए बाहर पे, वो भी ओरिजिनल नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में भाषा और जाति के आधार पर आर्य कहाँ के निवासी थे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया। क्या हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। तो ये जो जाति के आधार पे आर्यों का निर्धारण का जो प्रश्न है, इसको तो पूरी तरीके से नकार दिया कि आज किस जाति के थे, इस पर बहस ही नहीं, क्योंकि जाति का शुद्ध रूप वर्तमान समय में पाया ही नहीं जाता है। तो मैं किस जाति का कहें? लोग सैयद पठान बनते रहते हैं, लेकिन उनके अगर पीछे में जाइएगा तो बहुत सारा मिक्सिंग मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए जाति का निर्धारण जो है प्यूरिटी के आधार पर संभव नहीं। देखिए गुस्सा हो रहे हैं। हमको तो पढ़ाना है तो जो हो पढ़ावे करें। आप ज्यादा बोलिएगा तो सबूत दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे अधिक तो नहीं ना हो सकता है। आप सिजरा दिखाइएगा, इसलिए तो बोल रहे हैं कि किसी को दुख हो रहा है। तो सिजरा ऐतिहासिक तथ्य नहीं ना माना जाता है। हम तो जो चीज देखेंगे दिखाएंगे आपको वो ऐतिहासिक तथ्य अनुसंधान है, इसीलिए उसको वहीं पर ड्रॉप कीजिए। अब थोड़ा बहुत आर्य कौन थे जानने का जिस चीज से कोशिश किया गया वो है भाषा। क्या? भाषा यानी लैंग्वेज। जानते हैं इसमें एक व्यक्ति था फिलिप्पो सासेट्टी। फिलिप्पो सासेट्टी, ये इटली का रहने वाला और इसने 16वीं सदी इसके द्वारा भारोपीय प्लस संस्कृत में समानता स्थापित की, रिसर्च किया इसने, इक्वालिटी एस्टैब्लिश किया। फिलिप्पो सासेट्टी जो फ्लोरेंस नगर का जो इटली में है, वो एक्चुअली में एक व्यापारी था, एक ट्रेडर्स था, और उसके द्वारा भारोपीय भाषा और संस्कृत भाषा में समानता स्थापित करने की कोशिश की। तो पहले ये जान लीजिए कि भारोपीय भाषा और संस्कृत भाषा क्या था। तो संस्कृत जो भारत में बोला जाता था, भारोपीय भाषा जो एशिया और यूरोप में बोला जाता था। तो उसने कहा कि जैसे संस्कृत में हम पितृ बोलते हैं, तो जर्मनी में उसको पेटर कहा जाता है, इटालियन लैंग्वेज में उसको फादर बोला जाता है, और अंग्रेजी में उसको फादर बोला जाता है। इसी प्रकार से संस्कृत में मात्र बोला जाता है, जर्मन में मेटर बोला जाता है, इटली में मोटूर बोला जाता है, और इंग्लिश में मदर बोला जाता है। तो ये तो इन शब्दों के समानता का एग्जाम्पल देके हम आपको समझा रहे हैं।
उसने बजाते तौर पे मोटी किताब लिखी और पूरे भाषा में समानता स्थापित और कहा कि ये इसकी जननी जो है वो एक ही जगह है, अलग नहीं हो। वहीं से ये बाइफरकेट हुआ इसके बोलने वाले। अब जब ये बात हुई तो फिलिप्पो सासेटी के बात को आगे बढ़ाया विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम। इसके बारे में आप लोग पूर्व में पढ़ा चुके हैं कि इसी ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कहाँ? कलकत्ते में। कब? तो 1784 ईस्वी में। कोई बताने की जरूरत नहीं। इससे बात आगे बढ़ी तो मैक्स मुलर ने इस पर पूरी तरीके से रिसर्च किया और यह साबित कर दिया कि संस्कृत ही सारे भाषाओं की जननी। इसी से सारी भाषाएं विश्व में निकली। इतना महिमा मंडन कर दिया गया कि यूरोप की यूनिवर्सिटी में संस्कृत के डिपार्टमेंट हुए। अब इस तरीके से भाषा के आधार पर बातें साबित करने की कोशिश की गई कि आज कौन है। ठीक है, तो एक खंड है जो हम यहां पढ़ा रहे हैं। अब इसी खंड का दूसरा जो पार्ट है कि किस विद्वान ने क्या कहा। तो चूंकि हमको ऑब्जेक्टिवली आपको पढ़ाना है, सब्जेक्टिवली तो पढ़ाना नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है, ये भी आ सकता है। इसी से जुड़ी हुई बात वो बातें हैं जो बहुत सारे लोग इसको नकार भी देते हैं फिलिप्पो सासेटी के बात को, और बहुत सारे लोग इसको स्वीकार भी करते हैं। तो उससे आर्यों के निवास स्थान के बारे में विभिन्न प्रकार के मत जान पाते। तो उसमें जो है वो सबसे पहला मत ग्रेजुअली पढ़िए तो उत्तरी ध्रुव का। ये विचार बाल गंगाधर तिलक ने। एक विचार आर्यों के निवास स्थान के बारे में सप्त सैंधवा का, ये अविनाश चंद्र दास ने दिया। एक विचार मुल्तान का, इसे देविका रानी ने दिया। एक विचार कश्मीर का भी, इसको एल.डी. कल्ला ने दिया। इसी तरीके से एक विचार पेनका का, जर्मनी का, जिसको पेनका ने दिया। एक विचार स्कैंडिनेविया का, जिसको नेहरिंग ने दिया। इसे बहुत सारे विचार हैं। लास्ट में है H.F. रीड का। इसने कहा था कि बैक्टीरिया में। एक विचार है मैक्स मुलर का। इसने कहा कि मध्य एशिया।
अब देखिए सब क्या एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं रहने दें? हैं? रहने देना, ठीक है, बात कुछ बोलेगा नहीं। अरे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो याद कर लीजिएगा कौन क्या कहा था। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि ये ठीक है ना? हाँ, सबसे इन सभी में जो जितने हैं वो ये सब अमान्य है, इसमें मध्य एशिया का सिद्धांत जो है वो मान्य है, ठीक है। और ये जो मान्य है तो इसके पीछे लॉजिक है। क्या है लॉजिक? कि कैसे कहते हैं कि मैक्स मुलर के विचार सही है? तो अभिलेखीय साक्ष्य है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है मैक्स मुलर की बात को साबित करने के लिए। मैक्स मुलर ने तो अपनी बात भाषा के आधार पर कहा है, लेकिन पुरातत्व भी आ रहा है, पुरातत्व भी जो है वो उसका सहयोग कर रहा है। अब वो कैसे? उसमें 3 पुरातात्विक साक्ष्य है। एक है अनातोलिया का हिट्टाइट अभिलेख, अनातोलिया का हिट्टाइट अभिलेख, हिट्टाइट एडिक्ट्स। दूसरा है इराक का या मेसोपोटामिया बोल लीजिए, बोगासको अभिलेख। और एक है सीरिया का मित्तानी अभिलेख। इराक का बोगासकोई में वहां के शासक लिलियू उम्मा लिख दे और जो मित्तानी शासक था मतियुस उज्जा, जस्ट मिनट आ रहे हैं भाई, मतियुस उज्जा, तो उसमें दोनों में संधि होती है। संधि में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता का वर्णन है। ये देवता मध्य एशिया में भी पूजे जाते थे और इस देवता का वर्णन ऋग्वेद भी है, यह भारत में भी पूजे जाते थे। इस कारण से माना जाता है कि आज मध्य एशिया के निवासी। क्लियर? तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है।